हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि गॉसस लॉ क्या होता है। क्लास 12th फिज़िक्स में ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें लेक्चर नंबर 14 गॉसस लॉ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। गॉसस लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बेसिकली 2 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स का हो, वो सारी चीज़ें डेरिवेशन से लेके उसका एसआई यूनिट, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, गॉसस लॉ होता क्या है, गॉसियन स्फीयर किसे कहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक का जो लेक्चर्स है वो यहाँ पर है। सबसे पहला है हमारा गॉसियन स्फीयर, यानी कि गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे गॉसस लॉ किसे कहते हैं। फिर देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ गॉसस लॉ क्या होता है। डेरिवेशन ऑफ गॉसस लॉ मीन्स जो गॉसस लॉ का हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक है, सो उसमें हम लोग कई सारे मैथमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा ये पॉइंट है कि गॉसस लॉ आखिर होता क्या है। यानी कि गॉसस लॉ, ये हमारा पॉइंट है। गॉसस लॉ गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड एरिया। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि सपोज़ हमारे पास एक एरिया है ए, उससे होकर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ई। तो इस एरिया से, और अगर ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके एरिया वेक्टर से कोई थीटा एंगल बना रहा हो, तो फ्लक्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सो अब इसमें गॉसस लॉ का क्या काम है। तो गॉसस लॉ जो है वो एक डिस्क्रिप्शन देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सवाल डायरेक्ट भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि जो गॉसस लॉ होता है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, यानी कि जो हमारा फाई होता है, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे गॉसस लॉ फॉर्मूला देता है थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड एरिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वो एक ओपन एरिया के लिए था। ठीक है, ओपन एरिया मीन्स सपोज़ हमारे पास ये एक सर्कुलर एरिया हो गया जो चारों तरफ से ओपन है, जो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, या हो सकता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया हो गया या स्क्वायर एरिया हो गया, वो भी एक 2 डायमेंशनल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, वो 2 डायमेंशनल के लिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो एरिया वेक्टर होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। गॉसस लॉ जो है वो इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 3 डायमेंशन के लिए डिस्क्राइब करता है। यानी कि गॉसस लॉ यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो देगा, लेकिन 2D के लिए नहीं, बल्कि सीधा सीधा 3D के लिए। यानी कि कोई भी अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सर्कुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, कोई स्फेयर हो, साथ ही साथ अगर कोई क्यूब हो, क्यूबॉइडल हो, तो वो सारे शेप्स के लिए गॉसस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपको दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए गॉसस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 फिज़िक्स में। तो आप लोग इस लेक्चर में बने रहिएगा। हम लोग जानेंगे कि कैसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में गॉसस लॉ को डेराइव करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गॉसियन सरफेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस को समझ लेते हैं। तो अ गॉसियन सरफेस इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड 3D सरफेस यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूजिंग गॉसस लॉ। ठीक है, यानी कि गॉसियन सरफेस एक ऐसा सतह होता है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गाउसियन सतह। गाउसियन सतह, ठीक है, ये एक ऐसा सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस, जो सबसे पहला नंबर की 3D है और क्लोज्ड है। क्लोज्ड मीन्स जो चारों तरफ से बंद है, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूजिंग गॉसस लॉ, जिसका इस्तेमाल हम लोग गॉसस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूजिंग गॉसस लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे बल्कि साथ ही साथ गॉसस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गॉसियन सरफेसेस किस किस तरह के होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, यानी कि एक ऐसा स्फेयर जिसका सपोज़ ये सेंटर है और ये हो गया रेडियस। तो इस तरह का जो स्फेयर है हमारा, उसका जो ये सतह है,
जो चारों तरफ का ये सतह होता है, यानी कि इस हम लोग ले सकते हैं इसका CSA, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है, जो सिर्फ सतह का हिस्सा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। साथ ही साथ हम लोग अगर सिलेंड्रिकल शेप लें तो सिलेंड्रिकल शेप में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऊपर एक सर्कल है, एक नीचे सर्कल है, और ये वाला जो यहाँ पे है ये एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो ये भी हमारा एक गॉसियन सरफेस हुआ। साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला सर्कुलर एरिया है वो भी एक गॉसियन सरफेस हुआ। उसी तरीके से या तो क्यूब में या क्यूबॉइडल शेप में हम लोग जो इसका सतह होता है क्यूब में या क्यूबॉइड में, यानी कि घन या घनाभ में, उनके 6 सतहों को, यहाँ पे टोटल 6 सरफेसेस होती हैं, 6 सरफेस, ठीक है। तो इन सरफेसेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक। अब ये सभी सरफेस गॉसियन सरफेस तब कहलाएगा जब इन सभी के बीच में कोई चार्ज रखा हुआ हो, क्योंकि जब तक चार्ज रखाएगा नहीं तब तक उस चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर या अंदर की ओर नहीं आएगा। तो इन सभी के बीच में अगर कोई चार्ज है यहाँ पर, तभी उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर आएगा, या अगर माइनस चार्ज है तो वो अंदर की ओर जाएगा। तो तभी ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, वो गॉसियन सरफेस कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉसियस लॉ को डेराइव करते हैं। आगे चल के हम लोग सिलेंड्रिकल शेप के लिए भी गॉसियन सरफेस को डेराइव करेंगे, उसमें क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक, गॉसस लॉ। गॉसस लॉ होता क्या है? तो पॉइंट है हमारा कि अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ द टोटल फ्लक्स कहने का मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो टोटल फ्लक्स ड्यू टू एन एलिमेंट्री चार्ज passing through any closed Gaussian surface is 1/epsilon naught times the charge q। यानी कि सपोज हमारे पास एक स्फेयर है यहाँ पर जिसके सेंटर में कोई एलिमेंट्री चार्ज रखा हुआ हो। अब एलिमेंट्री चार्ज कहने का मतलब यूनिट चार्ज, जिसको हम लोग q से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको जनरली हम लोग प्लस लेते हैं क्योंकि यूनिट चार्ज जो होता है या फिर टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी गॉसियन स्फेयर के सेंटर में कोई +q चार्ज रख दिया जाए तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है वो इसके गॉसियन सरफेस से होकर जाएगा, ठीक है। और ये जो गॉसियन सरफेस से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जा रहा है उससे क्रिएट होगा एक फ्लक्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी सतह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है तो वहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो होता है E और A का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर बीच में प्लस चार्ज रखा गया है तो बाहर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बाहर की ओर जाएगा, जो इसके सतह से, इस गॉसियन सतह से होकर जाएगा। तो वहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो उसके चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। हम लोगों ने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी पर हम लोगों ने एक सेपरेट लेक्चर ले रखा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो परमिटिविटी यहाँ पर क्या होता है? ऑब्वियसली जो परमिटिविटी होता है वो डिसाइड करता है कि उस माध्यम से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने का कितना परमिशन है ये बताता है उस माध्यम का परमिटिविटी। तो सपोज़ अगर यहाँ पे चार्ज है और ये हमारा गॉसियन स्फेयर है, ये चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर ये है हमारा गॉसियन सरफेस। तो चार्ज और गॉसियन सरफेस के बीच में जो भी हमारे पास यहाँ पर मीडियम है, इसके सेंटर और इसके सरफेस के बीच में जो भी यहाँ पे ऐसे मीडियम है, उस मीडियम का परमिटिविटी सपोज़ एप्सिलॉन नॉट है। सो एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है, ठीक है। फ्री स्पेस कहने का मतलब कि वैक्यूम। तो वैक्यूम के परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग एक गॉसियन स्फेयर लें जो कि बेसिकली वैक्यूम में हो, तो सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा r डिस्टेंस पर, उसका टोटल फ्लक्स हो जाएगा q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। ये गॉसस लॉ का एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। यानी कि इस पूरे सरफेस से होकर जितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा
उससे जो जितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा वो होगा चार्ज बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या है मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि Q जो है हमारा वो चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर है ऑफ द गॉसियन स्फीयर, यानी कि जो गॉसियन स्फीयर है हमारा उसके सेंटर पर जो चार्ज प्लेस है उसको हम लोगों ने डिनोट किया है Q। उसी तरह एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फाई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, यानी कि जो स्फेरिकल सरफेस है या फिर हम लोग इसको गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस से होकर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसका टोटल अमाउंट को हम लोगों ने यहाँ पे फाई लिया है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो गॉसियन स्फीयर है, सबसे पहले आप उसको समझिए कि जो गॉसियन स्फीयर है वो एक तरह का स्फीयर होता है जिसके सतह को हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए। ठीक है, सतह करने का मतलब अगर हम लोग और प्रिसाइजली बोलें तो हम लोग कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शॉर्ट में इसे कहते हैं CSA। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक गॉसियन स्फीयर। इसी के सेंटर में हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ज रखा था और इस चार्ज से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा तो यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट होगा, और ऐसे ही जब ढेर सारा एरिया से होकर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बाहर की ओर तो जो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे, ये छोटा सा फ्लक्स यहाँ पर, छोटा सा फ्लक्स यहाँ पर, उसी तरीके से जितना भी यहाँ पे एरिया है उन सब से जो फ्लक्स हो जाएगा उसका टोटल फ्लक्स का वैल्यू हम लोगों ने गॉसेस लॉ से देखा Q/ε0। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये गॉसेस लॉ समझ में आया होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, फ्लक्स का यहाँ पर अगर हम लोग 2 पॉइंट देखें तो फ्लक्स जो होता है फाई, सो फ्लक्स वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जो एक मैग्नीट्यूड को बताता है कि किस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। अगर स्पेसिफिक एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, और स्पेसिफिक एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या क्या है। ठीक है, तो गॉसेस लॉ को तो हम लोगों ने देखा कि टोटल फ्लक्स बराबर होता है चार्ज बाय परमिटिविटी, यानी कि फ्लक्स बराबर हम लोगों ने देखा Q/ε0। लेकिन इसी को हम लोग और किस किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्लक्स को लिखने का एक तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds वेक्टर, उसका क्लोज्ड इंटीग्रल बराबर Q/ε0। हम लोग आगे इसको प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे ये वाला डेरिवेशन आया है। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोग गॉसेस लॉ को इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन कहने का मतलब होता है 3 डायमेंशन में इंटीग्रेशन। सपोज़ अगर हम लोगों को कोई लीनियर इंटीग्रेशन करना हो तो उसके लिए हम लोग एक इंटीग्रेशन देते हैं, इंटीग्रेशन E/ds। अगर हम लोग को 2 डायमेंशन में इंटीग्रेशन करना हो तो उसके लिए हम लोग डबल इंटीग्रेशन देते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों को 3 डायमेंशन में यानी कि एक 3D स्ट्रक्चर में इंटीग्रेशन करना हो तो उसके लिए हम लोग 3 इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। ठीक है, चूँकि गॉसेस लॉ एक 3D स्ट्रक्चर है और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन देंगे। ये मैथमेटिकल टूल है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि आखिर गॉसेस लॉ को प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें गॉसेस लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कैसे फ्लक्स काम कर रहा है, कैसे छोटा से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रूफ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन स्फीयर ले लेते हैं। ये हमारा है गॉसियन स्फीयर। ये गॉसियन स्फीयर जो है इसके सेंटर में यहाँ पर एक चार्ज है जिसको हम लोग कह रहे हैं +Q चार्ज। ठीक है, और उस +Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है वो उसके सरफेस से, यानी कि ये जो सरफेस हो रहा है उससे होकर बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी कि उस सरफेस से बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर निकलेगा। यानी कि अगर सपोज़ हम लोग यहाँ पर
सपोज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है तो इसका एक टेंजेंट लेंगे यहाँ पे। टेंजेंट यानी कि एक ऐसा रेखा होता है जो गॉसियन सरफेस को टच करके चला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने टेंजेंट के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, टेंजेंट लाइन। सो ये टेंजेंट लाइन से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग एरिया वेक्टर लें तो इससे ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। आगे हम लोग एरिया वेक्टर देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ है, जैसे कि सेंटर से जो यहाँ पर जो सरकमफेरेंस है इसका परिधि, उसका जो डिस्टेंस है वो r है, यानी कि रेडियस कितना है r। तो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर ज़रूरत में पड़ने वाली हैं उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला कि लेट अ चार्ज q is placed at the center of गॉसियन स्फेयर। तो माना कि एक चार्ज q है जो कि गॉसियन स्फेयर के सेंटर पे स्थित है। ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो E है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द गॉसियन स्फेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन स्फेयर से होकर पास हो रहा है ऑफ रेडियस r, यानी कि r त्रिज्या वाले गॉसियन स्फेयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो है E वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग सबसे पहले छोटा सा फ्लक्स निकालें, छोटा सा फ्लक्स कहने का मतलब सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया होगा जिससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि यहाँ पे पास होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी यहाँ पे भी होगा, क्योंकि अगर सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ इस सेंटर से इस बिंदु का डिस्टेंस भी r होगा, इस सेंटर से इस बिंदु का डिस्टेंस भी r होगा। तो जितनी भी गॉसियन स्फेयर्स के जो बिंदु हैं उन सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो एक समान होगा। तो अगर हम लोग इसका एक छोटा सा पिक्चर पा रहे हैं कि सपोज़ यहाँ पर एक एरिया है, एक छोटा सा टुकड़ा है गॉसियन स्फेयर का, और यहाँ पर सपोज़ हमारे पास चार्ज है प्लस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से निकलेगा और इस छोटे से एरिया से यहाँ से इस जगह से होते हुए बाहर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। Q से लेके सपोज़ यहाँ पर एक बिंदु है P, सो Q से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो है R, और साथ ही साथ ये जो हमारे पास एरिया है इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो आगे की ओर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। सपोज़ हमारे पास एक सर्कुलर एरिया है या कैसा भी एरिया है तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर एरिया को चेंज कर दिया जाए तो एरिया वेक्टर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अलग अलग एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना कितना होता है। तो अगर सपोज़ यहाँ पर एक एरिया है तो उस एरिया का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम लोग इस छोटे से एरिया DA, अगर हम लोग इसको A से ना लिख के सरफेस से लिखें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सरफेस लिया है, तो सपोज़ अगर हम लोग इसके लिखें S तो हमें इसको लिखना पड़ेगा DS कहने का मतलब एक छोटा सा एरिया, पूरा एरिया नहीं होगा बल्कि एक छोटा सा सरफेस एरिया जो पूरे गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो इस छोटे से टुकड़े से होकर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमारा हो जाएगा d फाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे कि नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area ds वेक्टर इज़, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो छोटे से एरिया ds से जो होकर जा रहा है उसको हम लोग डिनोट करेंगे d फाई से। ठीक है, d फाई क्यों? क्योंकि एरिया हमारा यहाँ पे छोटा है तो उससे होकर जो फ्लक्स जाएगा वो भी छोटा सा ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स के फार्मूला से जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है,
इसी को अगर हम लोग फर्दर यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा कि डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि थीटा जो है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज है वो सेंटर पे प्लेस है और सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है वो इसके सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलरली होते हुए निकल रहा है। सो भले ही सरफेस से ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, लेकिन एरिया वेक्टर से जो ds वेक्टर है उससे ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये चीज़ें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले क्लास में देखा था कि जब कोई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एरिया से होके, तो भले ही वो एरिया के परपेंडिकुलर हो, लेकिन एरिया वेक्टर से वो 0 डिग्री बनाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो ds वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री है। तो चूँकि जो ds वेक्टर है वो पैरेलल है ई वेक्टर के, इसीलिए एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड ई वेक्टर इज़ 0 डिग्री। तो इसलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये थीटा का जो यहाँ पे 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। सो इसलिए देयरफॉर हम लोग स्मॉल फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल फ्लक्स डी फाई को ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू 1। सो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया स्मॉल फ्लक्स के लिए। ठीक है, स्मॉल फ्लक्स कहने का मतलब जो हमारे पास ये एक छोटा सा टुकड़ा था जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा था, उससे हम लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया। छोटा सा एरिया है ds, तो उससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है E, तो उससे हम लोगों ने छोटा सा फ्लक्स निकाल लिया डी फाई। अब अगर इसी फ्लक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें फॉर द टोटल गॉसियन स्फेयर, यानी कि टोटल गॉसियन स्फेयर के लिए, टोटल सरफेस के लिए, जो पूरा वृत्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया, उसी को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं स्फेयर के केस में। स्फेयर के केस में जो टोटल सरफेस एरिया होता है वही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो उसमें अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा जो हमें गॉसस लॉ में चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ये फार्मूला आया है डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, हमें टोटल फ्लक्स के लिए, सो फॉर द टोटल फ्लक्स के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो हमारा ये फार्मूला आया है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो डी फाई इज इक्वल टू यहाँ पर है ए इंटू डी एस, इन दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल टूल है, आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। इस वाले साइन को कहा जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इसी तरीके से एक टूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो वो सारी चीज़ें आप लोग मैथ के क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो डी फाई का इंटीग्रेशन है और जो राइट हैंड साइड में है ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन है। अब चूंकि ये क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक साइन देते हैं क्लोज का, ऐसे एक छोटा सा सर्कल का। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है डी फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, वेक्टर को तो हमने रिजॉल्व कर लिया, सो ई इंटू डी एस। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमारे पास एक गोल सरफेस एरिया था इस तरीके से, बीच में था हमारे पास चार्ज, यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा एरिया जो है हमारा डी एस वेक्टर, उससे हम लोगों ने छोटा सा फ्लक्स निकाल लिया ई इंटू डी एस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटा से छोटा को जितने भी यहाँ पे सरफेस है उन सबको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, यानी कि जितना भी यहाँ पे एरिया है चारों तरफ ऐसे, उन सभी एरियाज़ को हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि स्फेयर तो पूरा एक इस तरीके से गोला होता है, तो सभी सरफेस एरिया को हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो जब टोटल फ्लक्स जोड़ देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई टोटल। ठीक है, यानी कि जब डी फाई होता है तो उसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो आता है फाई। इंटीग्रेशन का यहाँ पर एक रूल है, आप लोग लिख लीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होता है वो चूँकि डी 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 जुटकर टोटल बना देता है एक्स।
ठीक है। तो यहाँ पर डी फाई को भी जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा फाई टोटल। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो राइट हैंड साइड में हम लोग सरफेस को जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डी एस जो फॉर्म है हमारा, जो डी के रूप में होता है हम लोग उसी को इंटीग्रेट करते हैं, और जो डी के रूप में नहीं होता वो हमारे लिए एक फंक्शन होता है इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे चूँकि सरफेस जुट रहा है राइट साइड में, यहाँ पे सरफेस जुट रहा है और लेफ़्ट साइड में हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स जुट रहा है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में हम लोग फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे और राइट साइड में यहाँ पे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है। सपोज़ यहाँ पर एक और फार्मूला है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। एक फार्मूला तो हम लोगों ने यहाँ ये देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स। दूसरा फार्मूला ये है कि सपोज़ अगर हम लोग डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है के, तो ये के जो है वो बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन डी एस, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर कोई होता है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है मल्टीप्लाई में, और फिर जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू टोटल एरिया एस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग राइट हैंड साइड में डी एस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ई जो होगा हमारे लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ये हो गया एक कांस्टेंट। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और वो भी क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ई टोटल, तो ये आ जाएगा ई इंटू एस के बराबर, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू एस हो जाएगा। अब ये जो है ये एक सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया किसका? तो सरफेस एरिया टोटल स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे और एक लिखेंगे सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया एस का। एक तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक लिखेंगे सरफेस एरिया का। तो अब दोनों यहाँ पर आप चेक कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होगा और सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई यहाँ पर एक स्फेयर है और बीच में अगर चार्ज है प्लस क्यू और आर डिस्टेंस है, उसका जो त्रिज्या है वो आर है, तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में पढ़ा था। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पर सपोज़ हमारे पास एक चार्ज था Q, ठीक है, और R डिस्टेंस पर एक बिंदु है जहाँ पर हमारा गॉसियन सरफेस है। इस तरीके से ये हमारा गॉसियन सरफेस। तो इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो हमें मालूम है, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। तो अगर हम लोग इन्हीं दो वैल्यूज़ को अगर फ्लक्स के टोटल अमाउंट में पुट कर दें तो हमें फ्लक्स का गॉसस लॉ का फॉर्म आ जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला, टोटल फ्लक्स। सो फाई टोटल आ जाएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला रखेंगे तो ये है हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एरिया का फार्मूला रखेंगे जो कि हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब के यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट है, इसका भी फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू चार्ज बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू एक बचेगा चार्ज और नीचे बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा गॉसस लॉ का फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया है, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि जो टोटल फ्लक्स होता है एक गॉसियन स्फीयर से होकर, जो यहाँ पे टोटल फ्लक्स होता है, अगर बीच में कोई चार्ज q है, उसका रेडियस r है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। तो हर डायरेक्शन से जो छोटा छोटा फ्लक्स होता है उन सबको अगर हम जोड़ दें तो टोटल फ्लक्स आ जाता है हमारा चार्ज और जो मीडियम है एप्सिलॉन नॉट उसके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डेरिवेशन में ज़रा सा भी प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जो भी इसमें प्रॉब्लम है मैंने सब कुछ यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है कि कैसे कौन सा स्टेप कैसे नीचे आया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और जो पिछले लेक्चर्स हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे उन वीडियोस को आप एक्सेस कीजिए। आप लोग इन वीडियोस के थ्रू बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो लेक्चर का जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए